Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our course of Artificial Intelligence. Dear students, आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले हिस्से को फाइनली इसको फाइनल टच देना है आज हमने इंशाल्लाह। सो अभी तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में सर्च के हवाले से मुख्तलफ जो टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को देख चुके हैं। आज हमने इसका जो आखिरी हिस्सा है जिसको एडवर्सियल सर्च भी कहते हैं उसकी तरफ मूव करना है। व्हाट इज एडवर्सरियल सर्च? एडवर्सरी में यहाँ मुराद ये है कि आप अभी तक जितनी भी सर्च देख चुके हैं या जितनी भी कोई टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो सिंगल प्लेयर के हवाले से हैं और वो सारे मेथड जो हैं वो तमाम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई नहीं होते। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सर्च वहाँ पे सर्च का जो तरीक़ाकार है वो चेंज हो जाता है। जो है हर मूव पे सर्च का तरीक़ाकार चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जहाँ सूरत हाल जो है वो एडवर्सरियल होगी, वहाँ हम मल्टीपल प्लेयर्स को जो है वो इन्वॉल्व करके सर्च को देखेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी गेमें ऐसी हैं जैसे चेस है, चेकर्स है, टिक टैक टो है, ब्रिज है, पोकर है। यहाँ पर मोर देन वन प्लेयर यानी कम से कम 2 प्लेयर जो होते हैं इसमें होते हैं। तो यहाँ जो सर्च का तरीक़ेकार है वो एडवर्सरियल सर्च कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सेकंड प्लेयर भी मौजूद होता है और चूँकि यहाँ पर हर प्लेयर अपनी अपनी बारी खेलता है और इसलिए जो हमारा अपोनेंट होगा उसकी बारी अनप्रडिक्टेबल होगी। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि जी फलां ह्यूरिस्टिक को मद्देनज़र रखते हुए हमारा प्लेयर जो है वो अपनी बारी चलेगा। लिहाजा हमारा सलूशन जो है वो हर प्लेयर की जो एवरी पॉसिबल मूव है उसको स्पेसिफाई करके ही हम सलूशन तक पहुँच सकते हैं। जैसे हम ये कर सकते हैं कि अपने सर्च प्रोसेस को किसी टाइम लिमिट के साथ बाउंड कर दें, टाइम लिमिट रख दें। तो इससे हमारा सर्च प्रोसेस जो है वो टाइम लिमिट के रखने से अफेक्ट भी हो सकता है। और हमारे पास जो गेम्स हैं वो ये देखें, पुनेट स्केयर के हवाले से गेम्स को जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फैमिली और चांस बेस्ड गेम्स में तकसीम किया गया है। और यहाँ लेफ़्ट साइड पे ऐसी गेम्स होती हैं जिनमें हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो करंटली हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक गेम्स विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन में चेस है, चेकर्स है, कनेक्ट 4 है, ओथेलो है, जबकि चांस बेस्ड परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स बैकगैमन है। इसी तरह से इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ चांस बेस्ड गेम जो है वो ब्रिज है, पोकर है, स्क्रैबल है। इनमें से जो आसान सी 2 एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। एक है गेम निम। ये डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ गेम है और इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ये होती है कि हमारे पास टोकन्स का एक गट्ठा होता है, एक पाइल होता है जो टेबल के दरमियान में पड़ा होता है। हर प्लेयर अपनी बारी खेलता है और हर प्लेयर क्या करता है, उस टोकन्स के गट्ठे को 2 नॉन एम्प्टी गट्ठों में या पाइल्स में तकसीम कर देता है जिनके साइज डिफरेंट होने चाहिए। और जब कोई प्लेयर अपनी बारी आगे ना चल सके, उसके पास ऐसे गट्ठे आ जाएं कि वो उनको मजीद तकसीम ना कर पाए, तो वो अपनी बारी नहीं चल पाता, वो गेम हार जाता है। इस गेम को निम कहते हैं। देखते हैं जी इसकी क्या मसलन हमारे पास 7 टोकन्स का एक फाइल है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें
प्लेयर पहला जो है उसका नाम है मिन और दूसरे का नाम है मैक्स। तो मिन ने क्या करना है कि उसने कोशिश करनी है कि जो मिनिमम पॉसिबल एडवांटेज है वो उसको हासिल रहे, जबकि मैक्स प्लेयर ने ये कोशिश करनी है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज है वो उसको हासिल रहे। तो दोनों अपनी अपनी बारी खेलते हैं। मिन ने अपनी बारी पे 7 टोकन्स को वैसे ही रख दिया है। अब मिन ने क्या किया कि 7 का टोकन जो था उसको 6-1 में, 5-2 में और 4-3 में डिवाइड कर दिया। अब मैक्स क्या करेगा कि इन टोकन्स को फिर अपनी बारी में मजीद इसको डिवाइड करेगा। उसने क्या किया कि 5-1-1, 4-2-1, 3-2-2, 3-3-1 में इनको तकसीम कर दिया। जब तकसीम कर दिया, अब फिर मिन वाले की बारी है। तो मिन प्लेयर क्या करेगा कि वो इनको मजीद डिवाइड करेगा। तो वो 5-1-1 को 4-1-1-1 और 4-2-1 को 3-2-1-1 और 3-2-2 को 2-2-1-1 इसमें डिवाइड कर देगा। अब मैक्स प्लेयर जो है वो फिर अपनी बारी चलेगा। अब वो क्या करेगा कि 4-1-1 को 3-1 में, 3-2-1-1 को 2-2-1-1 में डिवाइड कर देगा। इसके बाद फिर मैक्स क्या करेगा कि वो 3-1 को 2-1 में डिवाइड कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्स प्लेयर जो है इससे आगे बारी नहीं चल सकता। इससे आगे अगर वो बारी चलेगा तो फिर टोकन्स की जो तादाद है वो बराबर हो जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेयर जो है दैट इज़ नॉट एबल टू मूव, तो वो प्लेयर जो मूव नहीं कर सकता वो हार गया इस गेम को। तो ये हमारी इसकी सर्च कैसे होगी, इसको हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की अम्ब्रेला में लाएंगे, इसको कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे, कैसे इसका एल्गोरिदम बनेगा, इसके कुछ हिंट्स देख लेते हैं जी। ये मैं आपको पहले बता चुका कि मैक्स जो है वो एडवांटेज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा और जीतने की कोशिश करेगा। मिन क्या करेगा कि वो हमेशा ऐसी स्टेट को पैदा करेगा जो कि मैक्स के लिए बहुत मुश्किल हो और वो उसको आगे ना चल पाए। अब इसमें परफेक्ट डिसीजन है। ये 2 पर्सन गेम्स में होता ही ये है कि 2 प्लेयर्स हैं मैक्स और मिन। मैक्स पहले चलेगा और फिर अपनी बारी पर अल्टरनेटिवली दोबारा बारी चलेगा। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कैसे हो सकती है? हम इसकी इनिशियल स्टेट पहले डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट के बाद सक्सेसर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे मूव किया जाए। वो कौन से कवानीन हैं या वो कौन से रूल्स हैं जिसके तहत हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेंगे। वो वाला कानून जब हम उसको फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सक्सेसर फंक्शन। उसके बाद हमारी गेम टर्मिनेट कब होगी, टर्मिनल टेस्ट उसका क्या है, वो हम इसमें स्पेसिफाई कर देंगे। करंटली इस गेम में टर्मिनल टेस्ट ये है कि जब आपका कोई प्लेयर आगे मूव ना कर सके। फिर यूटिलिटी फंक्शन, इसमें ये हम वो फंक्शन है जिसमें किसी प्लेयर को कितना एडवांटेज हासिल होता है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। अब इसमें होता ये है कि हर प्लेयर ने चूंकि अपनी बारी चलनी होती है अपनी अल्टरनेटिव टर्न पर, लिहाजा किसी भी प्लेयर को पूरी कमांड गेम पर नहीं होती। एक बारी एक एक प्लेयर के हाथ में गेम है और दूसरी बारी दूसरे प्लेयर के हाथ में गेम है, तो उनको कोई ना कोई स्ट्रेटजी दोनों को डेवलप करनी पड़ती है। तो इसको एल्गोरिदम को देख लेते हैं, मिन मैक्स को वो कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास मिन के पास ये सिचुएशन है कि उसके पास जो हमारे बॉटम पे नोड्स हैं वो 2, 3, 5, 9, 0, 7, 4, 2, 1, 5 और 6 हैं। अब ये हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो नॉलेजेबल हैं और वो बेस्ट पॉसिबल मूव्स चलेंगे। तो देखते हैं कि अब इस मिनी मैक्स में हमारे पास क्या डिसीजन आता है। तो मिन क्या करेगा कि वो हर नोड में से जो मिनिमम है उसको ऊपर मूव कर देगा। जैसे सॉरी, मैक्स क्या करेगा, अब मैक्स की बारी है, मिन की बारी के पास, तो मिन के पास तो अपने जो नंबर्स थे वो मौजूद थे। मैक्स क्या करेगा कि 2 और 3 में से, इन 2 और 3 में से मैक्सिमम को वो उठा लेगा, वो 3 है। इसी तरह 5 और 9 में से वो 9 को उठा लेगा। इसी तरह से 0,
में से ऊपर सिर्फ 0 ही जाएगा। 7 और 4 में से मैक्स 7 को उठाएगा। 2 और 1 में से मैक्स 2 को उठाएगा। इसी तरह 5 और 6 में से मैक्स 6 को उठाएगा। अब मैक्स ने अपनी बारी चल ली, अब मिन की बारी है। मिन क्या करेगा, इसके पास 3 और 9 है, इसमें से मिनिमम 3 है वो इसको उठा लेगा। फिर 0 और 7 है, इसमें से मिनिमम 0 को उठा लिया जाएगा। फिर 2 और 6 है, इसमें से मिनिमम 2 को उठा लिया जाएगा। अब फिर मैक्स की बारी है, तो उसके पास जो ऑप्शंस हैं 3, 0 और 2, अल्टीमेटली वो इनमें से मैक्सिमम को 3 को उठा लेगा। ये है हमारा एक समझे हमारी एनिमेशन, आप समझ लें इसकी कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो अब इसकी हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि हम गेम ट्री को जनरेट करें सबसे पहले तमाम टर्मिनल स्टेट्स तक। उसके बाद हर टर्मिनल स्टेट पे हम यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करें, और यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करने के बाद हम उन टर्मिनल स्टेट्स को एक लेवल ऊपर ले जाएं। जब मैक्स की बारी हो तो वो मैक्सिमाइज यूटिलिटी वैल्यू को ऊपर ले जाएगा। जब मिन की बारी होगी तो मिनिमम यूटिलिटी वैल्यू को वो ऊपर ले जाएगा। इसी तरह से वो नीचे से ऊपर की तरफ रूट नोड की तरफ जो है 1 प्लेयर एट अ टाइम अपना मार्च करते जाएंगे, और एक लेयर एट अ टाइम वो मुकम्मल करते जाएंगे। और रूट नोड पर मैक्स जो है वो क्या करेगा, हाईएस्ट यूटिलिटी की वैल्यू चूज कर लेगा। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमें ये देखना होगा कि इसमें डिसीजंस क्या क्या हमें लेने पड़ते हैं। ये एक प्लेयर के लिए यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हमारा मकसद होता है कि उसका जो अपोनेंट है वो परफेक्टली खेलेगा और वो यूटिलिटी को मिनिमाइज कर देगा। एम अगर हमारे पास आगे देखते हुए गेम ट्री में नंबर ऑफ मूव्स का नंबर हो, और हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो टेक्निक है उसको अपनाते हुए सर्च कर सकें, तो हमारा ये मिनिमम जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम है ये हमारा पोलिनोमियल टाइम में हमें रिजल्ट दे देगा। अब ये निम वाली जो गेम थी उस पर हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं जी कि हमारे पास जो मैक्स है उसके चलने के लिए नीचे कोई मूव नहीं है, तो वो उसका जो यूटिलिटी है वो 0 है। इसी तरह मिन के पास यहाँ पर 1 पॉसिबल मूव है, तो उसकी यूटिलिटी 1 है। यहाँ पर 0 है तो उसकी यूटिलिटी 0 है। अब ये मिन क्या करेगा, यहाँ से मिनिमम 0 को उठा लेगा। अब क्या होगा कि मैक्स इसमें से इस नोड में और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर और कोई नोड ही नहीं है, तो ये 0 को ही ऊपर उठा लेगा। यहाँ से मैक्स क्या करेगा, 1 को ऊपर उठा लेगा। अब मैक्स ने 0, 1 और 0 की वैल्यूज ऊपर उठा ली। अब मिन क्या करेगा, इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू 0 है, और यहाँ से मिनिमम वैल्यू 1 है, और यहाँ से 0 है, और यहाँ से 1 है, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये ऊपर उठा लेगा। अब मैक्स क्या करेगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, वो ऊपर चली जाएगी। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू फिर 1 है, वो ऊपर चली जाएगी। इन दोनों में से फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वो ऊपर चली जाएगी। अब मिन क्या करेगा, इसके पास तो तीनों वैल्यूज 1 आ गई, तो इनमें से वो कोई भी वैल्यू चुन ले तो वो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमें इस ट्री से क्या पता चला कि हमारे जो यूटिलिटी फंक्शन है वही मेन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है कि कौन सा प्लेयर जो है उसकी यूटिलिटी कितनी होगी और वो पॉसिबली कितनी मूव्स चल सकता है। इसके बाद हमारा अगला जो तरीक़ेकार है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये होता है कि हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम सर्च स्पेस को किसी तरीके से रिड्यूस कर जाएं, और जो हमारी सर्च है वो एक ख़ास नोड तक, अगर स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक अगर जानी है, तो हम क्यों ना उस पाथ को बाइंड कर दें कि वो एक ख़ास नंबर ऑफ मूव से ऊपर ना जा सके। तो इस तरह का जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं ब्रांच एंड बाउंड। इसके 2 तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 है एस्टीमेट्स का तरीका, और नंबर 2 है डायनामिक प्रोग्रामिंग का तरीका। तो उनमें से हम देखते हैं कि वो दोनों काम कैसे करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड में ये होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ट्री है या एक ग्राफ समझ लें इसको, और इस ट्री में हमारे पास जो एस है वो रूट नोड है,
रूट नोड है, ये समझ लें हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, और G हमारी एंडिंग स्टेट है। तो S से हमने G तक जाना है, तो हमारा कंप्लीट पाथ ये होगा S to D, D to E, E to F और F to G। ये टोटल 9 इसका लेंथ बनती है। इसी तरह से S to D और D to A और A to B भी 9 बनती है। इसके इस तक पहुंचने के लिए हमें एडिशनल B जो है लॉन्गर देन 9 भी कॉस्ट आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को ट्री की शक्ल में इसकी ब्रांचेस को हम इस तरह करेंगे कि ट्री इसका बनाएंगे, और ट्री बनाने के बाद ट्री इस तरह के से बनाएंगे कि स्टार्टिंग नोड से जिस नोड तक जाने में जितना खर्चा आता है या जितना हमारा कॉस्ट आती है, उसको हम मुतलका नोड के साथ लिखते जाएंगे, और उससे अगले नोड पर जितना हमारा खर्च आता है उसको क्यूमुलेट करके अगले नोड पर लिखते जाएंगे। जैसे हम देखें कि हमारा ये वाला जो ग्राफ है, इसको जब हम ब्रांच एंड बाउंड में लाएंगे तो हमारा एस से यहाँ पर देखें, एस से हम दो तरफ जा सकते हैं, ए की तरफ और एस से डी की तरफ। एस से ए की तरफ जाने में 2 का खर्च आता है, तो ए पर हमने 2 लिख दिया और डी पर हमने 3 लिख दिया। ये तो पहले हमने इनिशियली मूव कर लिया। उसके बाद ए से हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, ए से बी और बी से डी। तो ए से हम बी और डी की तरफ मूव कर सकते हैं। ए से बी की तरफ मूव करने के लिए 3 और ए से डी की तरफ मूव करने के लिए 4। ए का अपनी कॉस्ट है 2, 2 और जमा 3 5, बी पर पहुंचने तक 5 कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह डी से ई की तरफ जाने के लिए टोटल हमें 3 जमा 1 4 कॉस्ट आएगी, और डी से इसी तरह से ए से डी की तरफ जाने के लिए 2 जमा 4 6 कॉस्ट आएगी। इसी तरह से डी से ए की तरफ जाने के लिए हमें वापस 3 के साथ 4 जमा करना पड़ेगा, तो 4 कॉस्ट 7 कॉस्ट आ जाएगी। अब दोबारा देखते हैं बी से अगर हमने कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। बी से हम सी की तरफ और बी से ई की तरफ मूव कर सकते हैं, और डी से हम सिर्फ ई की तरफ मूव कर सकते हैं। ए से हम बी की तरफ मूव कर सकते हैं, और ई से हम बी और एफ की तरफ मूव कर सकते हैं। तो फिर इसी का जो कॉस्ट है उसको क्यूमुलेट करते हैं। ए से हम डी की तरफ मूव किया तो हमने 7 जमा 3 10 का खर्चा हमारा आया। उसके बाद हमने डी से ई की तरफ मूव किया तो हमारा 6 जमा 1 7 खर्चा आया। फिर हमने इसी तरह से ई से एफ की तरफ मूव किया तो 4 जमा 3 7 हमारा खर्च आया। इसी तरह से बी से सी की तरफ जो जब मूव किया तो 5 जमा 3 8 हमारी कॉस्ट हो गई। इसी तरह से हमने ई से एफ की तरफ मूव किया तो फिर 8 हो गई हमारी कॉस्ट। इसी तरह से एफ से जी की तरफ मूव किया तो 9 कॉस्ट हो गई, और हमारी जो कॉस्ट है ये टोटल हमने देखा कि हमारी गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए 9 तक जाती है। ये हमारा तरीक़ेकार कहलाता है ब्रांच एंड बाउंड का तरीक़ेकार, कि हम ग्राफ को उसकी ब्रांचेस को तोड़ते हुए उसको ट्री बना देते हैं, और हर जो नोड है उसके जो सक्सेसर उसके जो उससे जो उसके जो लिंक्ड नोड होते हैं जिससे हम मूव कर सकते हैं, उनको उनकी कॉस्ट को क्यूमुलेट करके लिखते चले जाते हैं। उसके बाद एक तरीका है अल्फा बीटा प्रोनिंग। इसमें होता ये है कि हम वही जो मैक्सिमाइजिंग लेवल और मिनिमाइजिंग मिन मैक्स वाला गेम है वही खेलते हैं, लेकिन इसमें हम प्रून आउट कर देते हैं वो हिस्सा जो एक ख़ास जो बाउंड है उससे या नीचे हो या उस बाउंड से ऊपर हो। कैसे, अभी आने वाली स्लाइड में मैं आपको ये दिखाता हूँ। फिलहाल ये देखिए कि मैक्स के पास ये 3 और 6 की वैल्यूज़ हैं, तो मिन ने क्या करना है कि इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो ले ली, उसने 3 ले ली। अब क्या हुआ कि मैक्स ने इस 3 में से या तो ग्रेटर देन 3 वैल्यू उसको मिलेगी या इक्वल टू 3 वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैक्स के पास 2 वैल्यू है तो मिन को यहाँ पर या तो 2 मिलेगी या 2 से यहाँ से लेस वैल्यू आ सकती है। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो है 50, 40, 70, 10, 60, 30, 80, 90, 20, 90, 70 एंड 60। तो इसमें से हमारे पास 50 को हमने उठाया और 40 को उठाया, तो मैक्स जो मैक्सिमम लेवल है वो 50 और 40 में से 50 ऊपर चला गया। इसके बाद 70 है तो 70 है, 10 है, 60 है, इसमें से 70 ऊपर चला गया।
फिर अब है मिन की बारी, क्योंकि यहाँ पर ये दो नोड पूरे हो चुके, तो मिन इन 70 और 50 में से 50 को उठा लेगा। इसी तरह से जब हमने देखा कि 70 से आगे, चूंकि मिन जो हमारा प्लेयर है उसने 70 से आगे जो वैल्यू है वो तो उठानी नहीं, उसने 50 उठानी थी, तो हमने जो 70 से नीचे वाला ट्री है उसको प्रून आउट कर दिया, उसको हमने काट दिया। इसी तरह से यहाँ से 30 वैल्यू ऊपर चली गई, मैक्स ने एक ही वैल्यू है वो उठा ली, तो मिन ने इस एक वैल्यू में से 30 ही लामहला उठाएगा, क्योंकि 80 और 90 में से 30 सबसे कम है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ हमें 30 चाहिए होगा, तो हम बाकी ट्री को प्रोन आउट कर देते हैं। ये सारा ट्री बाकी हमने प्रोन कर दिया। इसी तरह से यहाँ हमारे पास 20 है, मैक्स इसको 20 को उठा लेगा। यहाँ पर 90, 70 और 60 है, इनको अगर मैक्स उठाएगा तो मिन सिर्फ इनमें से 20 को उठाएगा। इसी तरह हमारा ये वाला ट्री भी प्रोन आउट हो जाएगा। तो ये देखा आपने कि इसमें से 50, 30 और 20 है, तो इसमें से मैक्स ने 50 को ऊपर उठा लेना है। तो इस तरह से हमारी अल्फा बीटा प्रोनिंग की जो हमारी टेक्निक है वो काम करती है कि इसमें हम एक ख़ास जो लेवल है उसकी लिमिट लगा देते हैं, हम सर्च को बाउंड कर देते हैं और ख़ास एक लिमिट रख देते हैं मैक्स के लिए भी, जिसमें उससे लेस नहीं होगा, और मैक्स के मिन के लिए कि उससे ग्रेटर नहीं होगा। तो उससे जो कम वैल्यू हमें पता हो कि ये नहीं ऊपर जाएगी, तो उसको हम प्रून आउट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमारा वक्त और स्पीड दोनों इसमें हमें गेन होते हैं। तो इसमें होता ये है कि ये तो मैंने आपको ज़ुबानी बताया कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग जो है वो कैसे काम करती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अल्फ़ा वैल्यू हमारे मैक्स नोड के लिए कम से कम बाउंड होता है। अल्फ़ा वैल्यू हमारा लोअर बाउंड है जो मैक्स नोड के लिए है। बीटा वैल्यू हमारा अपर बाउंड है जो कि मिन नोड के लिए है। ऑब्जर्वेशन इस पर यह है कि अल्फ़ा वैल्यू मैक्स नोड की कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा अल्फा वैल्यू से ऊपर ही उसको वैल्यू लेनी पड़ेगी। बीटा वैल्यू मिन नोड की कभी उससे इंक्रीज नहीं होगी, उससे कम या उसके बराबर ही उसको वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम इस प्रूनिंग को अप्लाई कैसे करते हैं कि अगर किसी भी मिन नोड से नीचे वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा आए तो हम उसको कट ऑफ कर देते हैं और सर्च को वहां से डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसी तरह से किसी भी मैक्स नोड से नीचे अगर मैक्सिमम वैल्यू बीटा से ग्रेटर देन या इक्वल आ जाए तो हम बीटा को कट ऑफ करके वहां सर्च को बंद कर देते हैं। इसके एल्गोरिदम को एक नज़र आप देख लें कि अल्फा और बीटा को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अल्फा वैल्यू में हमने करंट लार्जेस्ट फाइनल बैक्ड अप वैल्यू जो नीचे सक्सेसर से हमने ली है वो हमने उठा लेनी है, और बीटा में हमने क्या करना है, मिन नोड की करंट स्मॉलेस्ट फाइनल बैक्ड अप वैल्यू जो सक्सेसर से हमने ली है वो लेनी है। अल्फा में करंट लार्जेस्ट जो नीचे से आई है वो ले लेनी है, और बीटा में जो करंट स्मॉलेस्ट नीचे से आई है वो ले लेनी है। तो हमारा जो अल्फा बीटा सर्च का एल्गोरिदम है ये आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में भी देख चुके हैं। यहाँ पर भी आपके सामने पेश किया जा रहा है कि हमारे पास जो मिन प्लेयर है उसके लिए और मैक्स प्लेयर के लिए ये दो बॉक्सेस अलग-अलग हैं। हम अपनी इनिशियल स्टेट पे यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे पास ए और बी ये दो हमारे पास प्लेयर्स हैं और एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हमारी ये स्टार्टिंग स्टेट्स हैं। तो अल्फा बीटा सर्च में क्या होगा कि v इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ दी स्टेट्स के सक्सेसर स्टेट जो है उसकी वैल्यू v रहे। अब मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू इसको कैसे निकालना है। मैक्स वैल्यू में हमारे पास वो स्टेट होगी और अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज होंगी। इफ टर्मिनल स्टेट देन रिटर्न यूटिलिटी स्टेट। अगर हम टर्मिनल स्टेट पे पहुंच गए हैं तो फिर हम अपनी यूटिलिटी स्टेट को रिटर्न करके v को माइनस इन्फिनिटी कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक लूप में सक्सेसर्स को देखते जाएंगे a से लेकर s तक के उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है अल्फा और बीटा के दरमियान वो हम उठा लेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू b है तो फिर उसको v को रिटर्न कर देंगे और अल्फा को इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो लेने अल्फा में सेव कर देंगे और v को हम रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू का जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा कि हमारे पास वही स्टेट है अल्फा और बीटा, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। टर्मिनल स्टेट को देखा जाएगा, अगर टर्मिनल स्टेट पे पहुंच गए हैं तो हम उसकी यूटिलिटी स्टेट को रिटर्न कर देंगे और v में प्लस इन्फिनिटी प्लेस कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, a से लेकर s तक हम
सक्सेसर्स फंक्शन को चलाकर मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस एस स्टेट में जो अल्फा और बीटा हमारे पास वैल्यू है, इसमें से मिनिमम वैल्यू लेकर अगर वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा है तब हम वी दे देंगे, अदरवाइज बीटा में हम बी और वी में से जो मिनिमम है वो सेव कर देंगे और वी को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा अल्फा बीटा सर्च एल्गोरिथम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट था, जिसमें आपने डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स और उनकी नोयत देखी और देखा आपने कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो इंटेलिजेंस है उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बरूए कार लाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए